नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की बात है, ये कक्षा यूट्यूब पर भी जारी है, तो वो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिए भी सदुपयोगी होगी और उन विद्यार्थियों के लिए भी सदुपयोगी होगी जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। हो सकता है कि अगर इससे सक्षमता पैदा हो या कुछ सफलता मिले तो बेहतरीन बात है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे समाज के बारे में। किसके बारे में? समाज के बारे में। आज की हमारी जो कक्षा रहेगी, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि समाज क्या है, समास और संधि में अंतर क्या है, संधि समास के मुख्यतः 4 भेद कौन से हैं, और हम 6 भेदों के बारे में जो पढ़ते हैं उनके बारे में। तो बिना देरी किए चुपचाप, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप लिखना चाहते हो साथ साथ तो लिख सकते हो जिस समय मैं लिखाऊं। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यूट्यूब पे कक्षा आएगी, उस समय लिख देना। ठीक है। आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं समास। किसकी बात कर रहे हैं? समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2। सम प्लस आस। सम प्लस आस। समास का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है भाई? इसका अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। छोटा करना या संक्षिप्त करना। अब छोटा या संक्षिप्त कैसे किया जाता है? अब देखिए, आपने हिंदी में एक चीज पढ़ी होगी, एक तो होता है संक्षिप्तीकरण और एक होता है पल्लवन। पढ़ा है ना? मतलब शब्दों को कम मतलब लिखना। बहुत सारे शब्द दिए होंगे, उन शब्दों को क्या करना? कम। और कम शब्द दिए होंगे, उनको क्या करना? अधिक। ठीक है। समास हमें किसी भी, कोई जैसे भी कितने भी अधिक शब्द है, उन अधिक शब्दों को कम करवाने का क्या करता है? प्रयास करता है। कौन करता है? समास। अब देखते हैं समास की परिभाषा। किसकी? समास की परिभाषा। इसकी परिभाषा है समास की, वो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को, अधिक शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को समास, मेल या फिर आप लिख सकते हो संयोग। संयोग को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। ये तो है समास की परिभाषा। मुख्यतः समास के भेद है 4। मुख्यतः समास के भेद कितने? अगर आपको पूछ ले मुख्यतः समास के कितने भेद है, तो फिर समास के कितने भेद लिखोगे? 4 समास के भेद। और अगर आपको सीधा पूछ ले समास के कितने भेद है, तो फिर क्या लिखना है? 6। एक चीज बताऊं मैं, अगर मान लो सीधा प्रश्न पूछा गया है आपको 1 नंबर का, अति लघुत्रात्मक कैसे है कहते हैं, जिसे हम वस्तुनिष्ठ नहीं पूछे, बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड में वस्तुनिष्ठ कभी कभार नहीं पूछा जाता, सीधा पूछ लिया जाता है समास के कितने भेद है। तो आपको लिखना है मुख्यतः समास के 4 भेद है। मुख्यतः समास के 4 भेद है। उसके बावजूद भी तत्पुरुष समास के 2 भेद अन्य होते हैं, जिसे कर्मधारय और द्विगु समास कहते हैं। उनको भी 2 स्वतंत्र समासों की श्रेणी में रखा गया, इसीलिए समास के कुल भेद 6। समास के कुल भेद क्या है? 6। एक और चीज बताऊं, अगर आपको प्रश्न में पूछ लिया जाता है मुख्यतः समास के भेद होते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? वस्तुनिष्ठ। और उनमें अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन क में दे रखा है 4, ख में दे रखा है 8, ग में दे रखा है 3 और घ में दे रखा है 5, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 4 सही है। अगर मान लो क में दे रखा है 4 और ख में दे रखा है 6 और ग में दे रखा 8 और घ में दे रखा 5, तो फिर आपके सामने दिक्कत आएगी। लेकिन ध्यान रखना, शब्द क्या लिखा? मुख्यतः लिखा, इसका मतलब आपको 4 सही करने। ये आपकी रचना और प्रबोध जो अभी राज्य सरकार द्वारा चल रही है विद्यालय में, एनसीईआरटी में, तो वो मान्य है। ठीक है। उसमें सीधे तरीके से लिखा गया है कि मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? सबसे पहला है पूर्व पद, या इसे पहला पद भी कहते हैं, और इसके आधार पर कौन सा है? अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। दूसरा कौन सा है? उत्तर पद। उत्तर पद को क्या कहते हैं? बाद वाला या दूसरा, बाद वाला या दूसरा पद। और इसमें कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष।
तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष के भी दो अन्य भेद है। क्या नाम है? एक तो है अपने कर्मधारय और एक है कोई नहीं, द्विगु। ठीक है, एक अपना कौन सा कर्मधारय और एक कौन सा है? द्विगु। और उसके बाद तीसरे की बात करें हम तो वो फिर है दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। और दोनों पद प्रधान वाला कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था आपको कि द्वंद्व किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या द्वंद्व में? नहीं है ना। और उसके बाद है फिर चौथा। अगर पूछ लिया जाए द्वंद्व में द आधा है, वो आधा है, तो क्या होगा? वह पूरा है और द आधा है। न भी आधा है, फिर द आधा है और वह क्या है? पूरा है। और इधर है चौथा। चौथा है जिसमें अन्य अर्थ यानी कि दोनों की प्रधानता नहीं हो, अन्य अर्थ या तीसरा पद प्रधान हो, या तीसरा पद प्रधान। और इसका कौन सा है भाई? बहुव्रीहि। संस्कृत में बहुव्रीहि है और हिंदी में बहुव्रीहि है। ठीक है, ये छोटा आएगा। तो चारों हमने समझ लिए कि मुख्यतः समास के चार भेद है। पूर्व पद के अनुसार या पहला पद के अनुसार अव्ययभाव, उत्तर पद या बाद वाला पद या दूसरा पद के अनुसार तत्पुरुष। तत्पुरुष के दो अलग अलग भेद है जो कर्मधारय और द्विगु है, क्योंकि उनमें भी उत्तर पद या बाद वाला पद या दूसरा पद की क्या होती है? प्रधानता। इसके साथ ही है तीसरा यहाँ लिखा है दोनों पद प्रधानता द्वंद्व समास में, और फिर लिखा है अन्य अर्थ किसमें? या तीसरा अर्थ, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते, अन्य या तीसरा अर्थ होता है, वो किसमें होता है? बहुव्रीहि में होता है। अब देखिए ये तो है। अब एक होता है समास, या फिर हम कह सकते हैं सामासिक पद। कैसा पद? सामासिक पद। और एक होता है समास विग्रह। एक क्या होता है? समास विग्रह। सामासिक पद किसे कहते हैं? या हमने ये तो देख लिया समास कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल या संयोग को समास कहते हैं। लेकिन यह सामासिक पद की बात करें तो सामासिक पद किसे कहते हैं? वे पद जिनमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो और फिर एक शब्द का निर्माण हो, वे कैसे पद कहलाएंगे? सामासिक पद। और समास विग्रह किसे कहते हैं? कि वे उनमें विभक्ति पद का लोप नहीं हो, विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं हो, बल्कि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करें, वे शब्द क्या कहलाएंगे? समास विग्रह। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। संधि में विच्छेद होता है और समास में क्या होता है? विग्रह। हम एक और चीज पढ़ते हैं यहाँ परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल या संयोग समास कहलाता है। संधि में हम पढ़ते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, यहाँ शब्दों का मेल, और उसके बाद उसमें विकार उत्पन्न होता है। अब देखिए कैसे, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया लंबोदर। क्या लिख दिया? लंबोदर। ये लिखा, इसमें क्या है? एक तो लंबा और एक शब्द है उदर। इधर देखिए ब में क्या मिला हुआ है? आ। और सामने कौन सा शब्द आ रहा है? उ आ रहा है। और हम इतना पढ़ते हैं अ या आ, और उसके सामने क्या हो? उ। तो शब्द किस में परिवर्तन होता है? ओ में। तो यहाँ देख लो लंबोदर हुआ कि नहीं हुआ? ये बो हुआ, हो गया ना। तो यहाँ तो हमने वर्णों में विकार किया है, वर्णों को जोड़ के विकार पैदा हुआ कि नहीं हुआ? और इधर देखिए, इधर वर्णों में नहीं होता, यहाँ शब्दों में होता है। यहाँ किसमें होता है? शब्दों में। जैसे कि हम सामासिक पद और समास विग्रह में लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है दिन रात, ये सामासिक पद है, ये क्या है? और यहां हम लिख दें वापस दिन और रात, दिन और रात। एक यहां लिख दें रातों रात, रातों रात। यही शब्द लिखा है, रात ही रात में, रात ही रात में। अब देख लो, इधर देखिए दो शब्द, इधर देखिए चार शब्द। तो ये संक्षिप्तीकरण हुआ या छोटा रूप, लघु रूप कहते हैं जिसे, और ये बड़ा रूप हुआ। तो यहां विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, यहां नहीं आ रहे, मतलब यहां तो बढ़ावा दिया जा रहा है और यहां नहीं। जैसे कि ग्रह त्याग, ग्रह त्याग, और यहां आएगा ग्रह से त्याग। यहां एक शब्द है ग्रह त्याग, यहां तीन शब्द है।
विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, है? उसी प्रकार हम लिख सकते हैं लेखक द्वितीय। क्या शब्द है? शब्द क्या है? लेखक द्वितीय, मतलब है दो लेखकों का समूह। दो लेखकों का क्या समूह। एक एक शब्द में पूरा मान रहा है, एक लगभग हमारे 5-6 शब्द बन रहे हैं, लगभग आधी लाइन पूरी खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो यहां पल्लवन हो रहा है, यहां संक्षिप्तीकरण हो रहा है, मतलब छोटा रूप हो रहा है। इसीलिए समास संक्षिप्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब किसी भी गद्यांश को छोटा रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? समास निभाता है। समझ में आ गया? समास विग्रह क्या है ये भी समझ में आ गया। अब हम आगे अलग अलग एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि ये 4 भेद मुख्यतः है, लेकिन इसके बावजूद भी 6 भेदों को माना गया है। किस तरीके से? अब सबसे पहला है अव्ययभाव समास। कौन सा समास? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है भाई? पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? उसके बावजूद भी अपवाद होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं? अपवाद। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें इसमें बहुवचन नहीं होता। शब्दों में परिवर्तन था, वचन के आधार पर या लिंग के आधार पर इसमें कोई शब्दों में क्या नहीं होती? परिवर्तन नहीं होता है। और इसके साथ ही एक याद रखना, इसमें उत्तर पद नहीं प्रदान होता है, बल्कि कौन सा पद प्रदान होता है? पूर्व पद या पहला पद की क्या होती है? प्रधानता। अव्ययभाव समास। एक तो याद रखेंगे पूर्व पद की प्रधानता, पूर्व या पहला पद। अब मैं यहां एक चीज बताऊं कि पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है। मान लो मैंने यहां लिख दिया यथा संभव, यथा संभव, यही लिखा, सब तो मेरा यही है। यहां यथा क्या है? अव्यय है, मतलब पहला पद है या पूर्व पद है, और संभव क्या है? बाद वाला। संभव क्या है? बाद वाला पद। ठीक है। उसी प्रकार राजीव नयन लिखा मैंने, राजीव पहला पद है और नयन बाद वाला पद है। और राजीव नयन में कौन सा समास है भाई? कर्मधारय है। और हम ये देखते हैं कि कर्मधारय में उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता। तो यहां नयन पद की क्या है? प्रधानता। क्यों? क्योंकि नयन पद क्या है? उत्तर है। नयन क्या है? उत्तर है। अब हम देखते हैं कि इसके उदाहरण, पूर्व पद की प्रधानता और इसमें शब्दों में बहुवचन में परिवर्तन नहीं होते हैं शब्द। अब हम उदाहरण लेते हैं। पहला ले ले तो उदाहरण प्रतिक्षण। ठीक है। इसे हम कर सकते हैं हर्षण या प्रत्येक्षण। हर्षण या प्रत्येक्षण हो सकता है। उसी प्रकार ऐसे कैसे और उदाहरण क्या ले सकते हैं? मान लो प्रतिदिन ले लिया, हर दिन या प्रत्येक दिन। हर दिन या प्रत्येक दिन गलत नहीं होगा, ये सही होगा। हमने ले लिया यथाशक्ति। क्या लिया? यथाशक्ति। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार हम किसकी बात कर रहे थे? अवयवों की बात कर रहे थे, उपसर्गों की बात कर रहे थे। शब्द ले लिया आजीवन। क्या शब्द ले लिया? जीवन तक। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर लिख सकते हो। मान लो शब्द ले लिया आमरण, मरण तक, मरने तक। होता कि नहीं होता है? उसी प्रकार ये भी चलते हैं। उसी प्रकार मान लो एक ले लिया बेखबर। क्या होगा बेखबर का? बिना खबर के। भाई उसको अभी तक खबर नहीं है।
बिना खबर के। ठीक है, अब देखिए इसमें तो क्या है, इधर देखो प्रति है, यथा है, आ है, बे है, ये सब उपसर्ग है कहीं ना कहीं। जैसे बे उपसर्ग उर्दू का है कि नहीं है? आ हिंदी में प्रयोग होता ही है। इसी के साथ यथा है, प्रति ये भी तो उपसर्ग है संस्कृत के, है कि नहीं है? अब देखो इसके अलावा भी अपवाद है, इसके अलावा भी क्या है? अपवाद। जैसे कि मैं यहां शब्द लिख रहा हूं घर घर, क्या शब्द है? घर घर। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, मुख्यमंत्री जी ने घर घर जल योजना को पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी ने घर घर जल योजना को पहुंचाया। यहां शब्द क्या आया है? घर घर। घर घर सामासिक पद है। कैसा पद है? सामासिक। अब इसका समास विग्रह करना है। तो घर घर का मतलब यहां एक ही घर में नहीं है, एक घर के बाद दूसरा घर, घर के बाद घर, मतलब एक घर का काम करवाया, उसके बाद दूसरा घर का काम करवाया। कुछ नहीं करना है, बस वाक्य का अर्थ निकाल देना आपको, आपका समास विग्रह हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई ये वाक्य क्या अर्थ बता रहा है, ये वाक्य क्या अर्थ बता रहा है, और उसके बाद हम स्वतः ही इसका क्या कर लेंगे? समास विग्रह। तो घर घर का क्या होगा? घर के बाद घर, घर के बाद घर। उसी प्रकार पहले हमने रातों रात लिया था, उसी प्रकार दिनों दिन हो सकता है ना, दिनों दिन, रातों रात हो सकता है, दिनों दिन हो सकता है। तो रातों रात का मतलब होता है, कहते हैं कि उसने तो रातों रात कुआं खुदवा दिया, मतलब रात ही रात में, एक ही रात में। अब यहाँ एक रात के बाद दूसरा रात नहीं आएगी, यहाँ एक रात के बाद दूसरी रात नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है रातों रात कुआं खुदवाया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक ही रात में। कब खुदवाया गया? एक ही रात में, तो रात ही रात में। इस तरीके से ये अपने कौन सा समास चलता है? अव्ययी भाव समास। बोर्ड में अगर सीधा पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, अव्ययी समास का उदाहरण दीजिए, या प्रश्न पूछा जाएगा वो समास कौन सा है जिसमें पहला पद या पूर्व पद की प्रधानता हो, अव्ययी भाव। और अगर अव्ययी भाव समास की परिभाषा पूछे तो वो समासिक पद या वो समास जिसमें पहला पद या पूर्व पद की प्रधानता हो तथा वचनों के आधार पर बहुवचनीय हो, और हो सकता है पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो? अव्यय। लेकिन अपवाद के तौर पर घर घर या रातों रात या दिनों दिन जैसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है। समझ में आ गया? इसके बाद हम पढ़ते हैं तत्पुरुष। क्या पढ़ते हैं? तत्पुरुष। तत्पुरुष में हम जिस समय बात करते हैं तो हम देखते हैं, तत्पुरुष में जिस समय हम बात करते हैं ना तो देखते हैं कि तत्पुरुष में कारक की ओर ध्यान दिया जाता है। किसकी ओर ध्यान दिया जाता है? कारक की ओर। जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको, और हमने पढ़ा भी था कि कारक की ओर किस तरीके से ध्यान दिया गया। हम देखते हैं कि संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक। वही हिंदी में 7 कारक है, वही हिंदी में क्या है? 7 कारक है। और संस्कृत में भी संबोधन होता है, हिंदी में भी संबोधन होता है। कभी कभार हम कहते हैं ना, हे राम, कहते हैं ना, हे राम इधर आओ, तो ये संबोधन है, राम को संबोधन किया जा रहा है। किसको संबोधन किया जा रहा है? राम को। तो ऐसा का ऐसा प्रथमा और संबोधन को छोड़कर बाकी जितने भी विभक्तियां हैं, मतलब द्वितीय से सप्तमी, अर्थात कर्म से लगाकर अधिकरण तक जो कारक है, वो सभी के सभी किसमें है? तत्पुरुष में। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष खुद कैसे लिखा जाता है, ये भी शब्द शुद्धि में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। इसमें क्या है? दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद या उत्तर पद या बाद वाला पद या बाद वाले पद की प्रधानता। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है? इसमें, क्योंकि इसके 6 अलग अलग भेद है। कितने भेद है? 6 अलग अलग। अब देखिए, द्वितीय विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक इसके भेद चलते हैं। सप्तमी विभक्ति अर्थार्थ, क्या लिखोगे भाई? अर्थार्थ या कर्म कारक से कर्म से अधिकरण कारक तक,
अधिकरण कारक तक इसके भेद चलते हैं। इसके कितने भेद? 6 भेद। 6 भेद चलते हैं या 6 रूप चलते हैं, जो भी लिखो। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो अब इन सातों को याद करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनके प्रतीक चिन्हों को याद करना होगा। सबसे पहले कर्ता ने, लेकिन कर्ता तो अपने है नहीं, है नहीं ना, तो फिर है कर्म को, कर्म को। उसके बाद क्या है? करण से, करण से भी होता है और करण के द्वारा भी होता है, अगर आपको याद है तो। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा कृत। हम कहते हैं तुलसीकृत रामचरितमानस, मतलब तुलसी के द्वारा रचित या कृत या लिखी गई कौन सी पुस्तक? रामचरितमानस। उसी प्रकार तो करण में से और के द्वारा दोनों है। उसके बाद क्या देखेंगे हम? संप्रदान। संप्रदान का होगा के लिए, क्या होगा? और संप्रदान के बाद क्या है? अपादान। अपादान इनसे अलग होना, से अलग होना। और उसके बाद क्या है भाई? संबंध। क्या है? और संबंध का क्या है? का, की या रा रे री जो भी है। ठीक है। इसके साथ ही क्या है? अधिकरण। मैं, पे या पर। जैसे कमरे में पुस्तक पड़ी है, मैं शब्द का है, पेड़ पर पक्षी बैठा है कि नहीं? मतलब यहां समास पढ़ते समय हमें थोड़े बहुत कारकों का भी क्या ध्यान होना जरूरी है। अगर हमें कारक याद है तो हम तत्पुरुष कर सकते हैं, और कारक के हमें विभक्ति चिन्ह याद नहीं है तो हम तत्पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि कारक कहीं ना कहीं हमें यहाँ सहायता प्रदान करते हैं। कारक क्या करते हैं? हमें सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला ले अब कर्म को, कर्म कारक। क्या होगा भाई कर्म कारक का उदाहरण? इधर देखो, एक शब्द है, हम ये भी ले सकते हैं ग्रहागत, और एक शब्द ले सकते हैं ग्रहगत, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है। ग्रहागत का मतलब होता है ग्रह प्लस आगत। ग्रह का मतलब होता है घर, और आगत का मतलब होता है आया हुआ, और ग्रहगत का मतलब होता है गया हुआ। गत का मतलब होता है जाना, ग्रह का मतलब होता है घर। ठीक है। इधर देखिए हम ग्राम आगत को लेते हैं पहले, घर को आया हुआ, घर को आया हुआ। इधर देखो ये को क्या है भाई? कर्म का क्या है? चिन्ह है। उसी प्रकार ग्रामगत, ग्राम को या गांव को, ग्राम या गांव को गया। और उसी प्रकार ग्रामागत लिख दिया तो, ग्रामागत लिख दिया तो आया हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई? सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, सभी को प्रिय। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। मतलब हमें इतना ध्यान रखना है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? को का। जैसे ग्रागत घर को आया हुआ, ग्रामगत गांव को गया, ठीक है ना, और ग्रामागत गांव को आया हुआ। ठीक है। और फिर सर्वप्रिय मतलब सभी को प्रिय, जो सभी को क्या हो? प्रिय हो। अब उसके बाद अगर कर्म के बाद हम किसकी बात करें तो कर्म के बाद करण की, किसकी बात करें? करण की। तो हम यहां लेते हैं दूसरा कारक करण कारक, या फिर यहां कह सकते हैं करण तत्पुरुष। क्या कह सकते हैं? और यहां पर भी क्या कह सकते हैं? कर्म तत्पुरुष। और संस्कृत में जाओगे द्वितीय तत्पुरुष, और यहां तृतीय तत्पुरुष। अब जैसे शब्द क्या लिखा मैंने? यही यही लिख दो, तुलसीकृत, तुलसी कृत।
क्या होगा भाई? तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। सूरकृत, सूर के द्वारा, जितनी भी रचना है उनके लेखक है, जितनी भी रचनाएं हैं और उनके लेखक है, कौन सा होगा समास? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी कौन सा? करण तत्पुरुष। और क्या हो सकते हैं भाई इसमें? हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित। कौन सा होगा? हाथ से लिखित, मतलब है हाथ से लिखा हुआ या हस्त से लिखा हुआ। और बोलो देखें। भाव से पूर्ण, भाव पूर्ण का मतलब क्या है? भाव से पूर्ण। ये देख लो, हस्तलिखित, हस्तलिखित। और हस्तलिखित का मतलब है हाथ से लिखा। किससे लिखा? हाथ से लिखा। कभी कभार कहते हैं ये नोट्स मेरे हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखे गए हैं, तो हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित कहलाएगा। यहां से किसका बता रहा है भाई? करण की बात कर रहा है। और उसी प्रकार क्या बोला अभी हमने? और भी था ना, भावपूर्ण, अर्थात है भाव से पूर्ण, भाव से पूर्ण। अब उसी प्रकार देखिए आगे, हम तीसरा रूप लेते हैं इसका, संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान तत्पुरुष में हम सब कहां बैठे हैं भाई? शिक्षालय या विद्यालय में? कहां बैठे हैं? विद्यालय में बैठे नहीं बैठे? तो विद्या का आलय है या विद्या के लिए आलय है? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। और इसी प्रकार रसोई के लिए घर, रसोई घर है ना, रसोई घर। रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई के लिए घर, मतलब ऐसा घर जहां रसोई बनाई जाती हो, रसोई के लिए घर। और क्या हो सकता है भाई? इधर देखिए, शब्द है मंत्री परिषद। शब्द क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में अगर हम पहले दोनों करके देखें, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, और ये भी करके देखें मंत्रियों के लिए परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। अब थोड़ा कल्पना करो, थोड़ा सा सोचें अपन खुद, देखें भाई सही कौन सा होगा, कि मंत्रियों की परिषद होगी या मंत्रियों के लिए परिषद होगी? परिषद हमेशा मंत्रियों की होती है। किसकी होती है? मंत्रियों की परिषद होती है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में उपयुक्त होगा कौन सा? मंत्रियों की परिषद। किसकी परिषद? मंत्रियों की परिषद। अब इसके बाद रसोई घर हो गया। उसी प्रकार युद्ध भूमि, भाई ऐसी भूमि जहां युद्ध किया जाए, ऐसी भूमि जहां युद्ध किया जाए, तो युद्ध के लिए भूमि, युद्ध युद्ध के लिए भूमि। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का मतलब है गुरु के लिए दक्षिणा। हाँ होती है भैया, होती है। ठीक है, गायों के लिए शाला, ठीक है, गौशाला भी होती है। और कोई आपके मन में है कोई शाला है तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा। इतने खूब है। ठीक है, आपको 2-3 याद करने ठीक ढंग से, बस समझ में आ गया इसका मतलब? विद्यालय विद्या के लिए आलय, रसोई घर रसोई के लिए घर, युद्ध भूमि का मतलब होता है युद्ध के लिए भूमि, और गुरु दक्षिणा का मतलब होता है गुरु के लिए दक्षिणा। जैसे कि गौशाला तो गायों के लिए शाला। ठीक है, उसी प्रकार है शिक्षा मतलब शिक्षालय, तो शिक्षा के लिए आलय। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? संप्रदान के बाद अपादान। अपादान का मतलब होता है से अलग। अपादान का मतलब क्या होता है? से अलग। और से अलग में जैसे कि हम कह सकते हैं
देश निकाला ले सकते हैं, देश से निकाला अलग हो रहा है ना, है? देखो देश निकाला, पदच्युत, देश निकाला पदच्युत भी तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? देश निकाला का मतलब होता है देश से निकाला, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, है? तो यहाँ अलग की स्थिति में है, यहाँ से किसकी स्थिति में, अलग से, मतलब देश का और इस व्यक्ति का अलग होना दिखाया जा रहा है, इसीलिए देश से निकाला। हाँ तो गृह त्याग लिख दो, क्या लिखो, गृह त्याग, घर से निकाला, या इधर देखिए पदच्युत है, शब्द कौन सा, पद से च्युत, घर से त्याग, हो गया। आगे बोलो, देखिए और ऐसे ही उदाहरण, ऋण से मुक्त हो गया, मतलब ऐसे अगर आपको कोई उदाहरण याद है तो बोल जाओ फटाफट, ताकि हम देख लेंगे कि ऋण मुक्त का मतलब होता है ऋण से मुक्त, अगर किसी के ऊपर इतने दिन पैसे थे अभी पूरे उतर गए, इसका मतलब वो उससे क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार भय से मुक्त, इतने दिन डर था अब डर पूरा हो गया, अलग होने की स्थिति में। अब उसके बाद क्या होगा भाई, हम ये तो देख लिया, अपादान के बाद क्या होगा, संबंध, हाँ संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष के उदाहरण देखो, गंगा का जल, गंगा जल का मतलब क्या होगा, गंगा का जल, आप मतलब अब यमुना जल भले कौन सी नदी का करो नर, क्या दिक्कत है, गंगा जल, गंगा का जल। उसी प्रकार राजमाता, ठीक है, राजा की माता, जल धारा तो जल की धारा हो जाएगा, ठीक है। राजपुत्र तो राजा का पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ राजमहल तो राजा का महल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या है, अपने संबंध के बाद अधिकरण, कौन सा है, अधिकरण, और अधिकरण में क्या होगा भाई, शब्द आया है जल मगन, अर्थात है जल में मगन, किस में मगन, जल में मगन, ध्यान में मगन। अरे तो यही तो करना है ना आपको, और करना ही क्या है हमें, कि भाई जैसे कि देश निकाला तो देश से अलग हो रहा है, तो देश से निकाल दिया गया, त्याग दिया गया, पदच्युत, पद से त्याग दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया उसे, घर त्याग दिया उसने, तो घर का और उन दोनों का मिलाप क्या हो गया, बंद हो गया, अलग हो गया। संबंध में क्या है कि संबंध बताया जा रहा है कि गंगा जल, मतलब जल किसका है, गंगा का, जल से किसका संबंध है, गंगा का। उसी प्रकार राजमाता, राजा का अपनी माता से क्या है, संबंध है, राजपुत्री तो राजा की पुत्री, ठीक है, राजपुत्र तो राजा का पुत्र। उसी प्रकार अधिकरण में जल मगन है, ठीक है, तो क्या जल में मगन, जल से मगन नहीं, जल में मगन, बस। उसी प्रकार से बहुत बहुत सारे भाव मगन है, अपने भाव में मगन, घोड़सवार है तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार का मतलब क्या है, घोड़े पर सवार, बस। तो इस प्रकार ये अपना कौन सा समास पूरा हो जाता है, तत्पुरुष समास भी पूरा हो जाता है। तत्पुरुष के बाद कौन सा है, इसके भी दो भेद होते हैं ना, मतलब उत्तर पद को देखते हैं तो वो है कर्मधारी और द्विगु, कर्मधारी और द्विगु। कर्मधारी में हम क्या देखते हैं, विशेषण विशेष्य, क्या देखते हैं, विशेषण और विशेष्य। और द्विगु में क्या देखते हैं, संख्यावाची। द्विगु में क्या देखते हैं, कौन कौन, हाँ भाई अपना है कर्मधारय समास, कौन सा समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कौन सा समास, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखना, उत्तर पद या बाद वाला सब एक ही है। विशेषण विशेष्य की बात करता है, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय, या उपमान उपमेय, ठीक है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, पीतांबर ले लें, पीला है जो अंबर,
ठीक है ना। उसी प्रकार कमल नयन, कमल नयन। मान है जो पुरुष, महापुरुष का क्या होगा? महापुरुष का मान है जो पुरुष हो जाएगा। पीतांबर का पीला है जो अंबर हो जाएगा। तो कमल नयन का क्या होगा भाई? कमल के समान नयन है। नयन किसके समान है? ठीक है, तो हो गया नहीं, ये क्लियर है। इसी के साथ ही और मतलब जैसे रूपक अलंकार की कोई बात की जा रही है, किसकी? मान लो शब्द आ गया भाव सागर, क्या आ गया? भाव सागर, तो भाव रूपी सागर, इसका ही होगा ना? है भाई, कर्मधारय का ही होगा, दीर्घ विशेषण विशेष्य की तो बात कर रहे हैं। तो हो गया क्लियर ये तो है। अब देखो कर्मधारय के बाद कौन सा समास है भाई? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। द्विगु में याद करना है पहला पद संख्यावाची। पहला पद कौन सा? संख्यावाची। द्विगु। अब इसमें विशेषण विशेष्य नहीं होगा, पहला पद संख्यावाची। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। लेकिन संख्यावाची होने के बावजूद भी कुछ ऐसे अपवाद है जो जिसमें पहला पद संख्यावाची होता ही नहीं है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पहले, अगर आपको याद हो तो, लेखक दुइये, तो दो बाद में आया हुआ है। कुछ ऐसे शब्द है कि जो संख्यावाची होने के बावजूद भी द्विगु नहीं है, क्योंकि उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसे पंचानन, चतुरानन, षडानन, बसानन, है कि नहीं है? हाँ, इधर देखिए भाई, तो इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची और समूह शब्द का प्रयोग। समूह शब्द का प्रयोग, ठीक है। देखिए पहला क्या? नवरत्न ही ले लें, नवरत्नों का समूह या नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह, पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। अब इधर देखिए और क्या हो सकता है भाई? चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब होता है चार युगों का समूह। उसी प्रकार शताब्दी, सात नहीं, शताब्दी का 100 अब्दों का समूह, शताब्दी होगा है। उसी के साथ और क्या होगा? सप्ताह। क्या होगा? 7 आतों का समूह, मतलब 7 दिनों का समूह। उसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं? पंचवटी कह सकते हैं ना। उसी प्रकार तिराहा, ठीक है। उसी प्रकार चौराहा, उसी प्रकार क्या कह सकते हैं? पंच रात्र या पंच रात्र, 5 रातों का समूह। कितने रातों का समूह? 5 रातों का समूह। उसी प्रकार मतलब इस प्रकार से ये बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, मतलब 100 वर्षों का समूह। और सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तीरा, 3 रास्तों का या राहों का समूह। और चौराहा मतलब 4 रास्तों का समूह। आगे पंचरात्रि मतलब 5 रातों का समूह होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पंचरात्रि कहा जाता है। इसके बाद अगला कौन सा है भाई? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास कौन सा समास? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। और क्या होते हैं भाई इसके साथ? दोनों पद प्रधानता के साथ और शब्द का प्रयोग। किसका प्रयोग? और, अथवा, या, इन शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी को बड़ा या छोटा नहीं मान सकते। जैसे कि माता पिता, माता पिता, तो क्या होगा? माता और पिता, ठीक है। माता और पिता, हाँ। दाल चावल तो दाल और चावल, ठीक है। दिन रात, ठीक है, दिन और रात हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? राम और लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण तो राम और लक्ष्मण, भाई बहन तो भाई और
बहन। एक शब्द इधर ध्यान दीजिए, एक शब्द होता है बहन या बहन, सही शब्द कौन सा है? बहन शब्द गलत है, बहन शब्द सही है। तो भाई और बहन नहीं करना, भाई और बहन करना, ठीक है? समझ में आ गया? ये बहन शब्द क्या है? गलत है। बहन शब्द क्या है? सही है। इसके साथ और देखो, देखें, अगर मान लो हार जीत, हार जीत, तो इसमें हार और जीत लगाओगे या हार या जीत? हार या जीत, दोनों में से एक होती, दोनों में से क्या होती है? इसलिए हार और जीत नहीं, हार या जीत। उसी आयात निर्यात, तो आयात और निर्यात, आयात निर्यात, हानि लाभ, ठीक है। हाँ, सत्य असत्य, मतलब सत्य, देखो इधर देखिए, सत्य असत्य देख सकते हैं, सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, उसमें और नहीं, दोनों में से एक, दोनों में से एक। लाभ या हानि, हानि है लाभ है, हानि है या लाभ, दोनों में से एक होता है। तो उसी प्रकार ये कौन सा हो गया हमारा? द्वंद्व। और फिर उसके बाद क्या होता है? बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि ये कौन सा समास है भाई? ऐसे देखे तो चौथे नंबर का है, और ऐसे देखे तो छठे नंबर का है, ठीक है? मुख्यतः तो चौथे नंबर का है, नहीं तो उनको साथ मिले तो छठे नंबर का। इसमें क्या है? दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, दोनों पद प्रधान न होकर, नहीं होकर तीसरा या अन्य पद प्रदान होता है, तीसरा या अन्य पद प्रदान, ठीक है? किसमें होगा? बहुब्रीहि समास में। किसमें होगा? बहुब्रीहि समास में। अब देखो, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि विशेष अर्थ निकलता है कोई न कोई। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? विशेष अर्थ निकलता। अब विशेष अर्थ कैसे निकलता है? जैसे कि हम यहां शब्द लेते हैं पंचानन, उसी प्रकार शब्द लेते हैं चतुरानन, ठीक है? एक शब्द लेते हैं गजानन, हाँ सड्डानन ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द है। चक्रपाणी, क्या लेंगे? चक्रपाणी। उसी प्रकार पीतांबर, क्या? महावीर, हनुमान जी के लिए महान है जो वीर, महावीर। अब देखिए, महावीर में कर्मधारी भी हो सकता है। एक वीर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, मानता बताई जा रही है कि वो वीर क्या है? वो महान है। तो महान है जो वीर, उस और तो कौन सा होगा? कर्मधारी है। और यहाँ महावीर विशेष तरीके से किसका नाम दे रखा है? हनुमान का। इधर देखिए, पंचानन, 5 है आनंद जिसके वह, कौन? शिव। चतुरानंद, 4 आनंद है जिसके वह, कौन? ब्रह्मा जी। षडानंद में कौन? मतलब कार्तिकेय। उसी प्रकार गजानन, गज का आनंद है जिसके वो, कौन? गणेश जी। अरे भाई, हाथी का माता किसके? गणेश जी। उसी प्रकार पीतांबर, पीले अंबर यानी कि कपड़े वस्त्र है जिसके वो, कौन? विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, वो कौन? भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। यही कहोगे। महान है जो वीर, हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। तो ये इसमें सब में क्या होगा? बहुब्रीहि। उसी प्रकार 10 आनंद, 10 आनंद है जिसके वो, कौन? रावण। तो जिनके लिए विशेष अर्थ निकलता है, जिनके लिए कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता, उसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। इस प्रकार हमारे ये 6 के 6 समास क्या हो जाते हैं? पूरे। अब देखो अंतर देखने में, तो देखो द्विगु में क्या पढ़ा हमने? एक संख्यावाची, और इसमें पहला शब्द क्या आ रहा है? संख्यावाची। उसमें समूह का शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसमें समूह कहां हो रहा है? पंचानन, 5 आनंद है जिसके वो, समूह शब्द नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें कौन सा है? बहुब्रीहि। और इसमें तीसरा पद प्रदान है, और द्विगु में उत्तर पद मतलब बाद वाला पद ही प्रदान होता है। हो गया समझ में? समझ में आ गया? इसके साथ एक होता है कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई अन्य अर्थ निकाला जा रहा है। जैसे पीतांबर शब्द का प्रयोग, उदाहरण लिया हमने, किसका लिया? पीतांबर का। हो गया ना? वहां है पीतांबर मतलब पीले कपड़े, मतलब पीला अंबर से बात कर रहे थे, पीला अंबर है जो विशेषता बता रहे थे। और यहाँ भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं विशेष तरीके से, ठीक है? तो आज इतना ही, आज इतना ही, ठीक है? बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।